हेलो गाइस, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के तीसरे लेक्चर की और इसमें पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन तो आपने 9-10 से ही पढ़ रखी है, लेकिन ये जनरेट कैसे होता है रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के अंदर या किसी वायर के अंदर, कैसे ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जनरेट होता है? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जनरेट होने के लिए देखिए, मान लिया हमने एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर को ये अब मान लो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और आयंस भी होते हैं, सबको पता है, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, सबको पता है, जैसा कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूं वीडियो में। तो यहां पर अगर हम बात करें, अब सोचो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो बीच में पॉजिटिव आयन भी है। जनरली कहानी इसकी समझो, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो पॉजिटिव आयन से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आंख पर पट्टी बांध के जंगल में घूमने वाला। अब सोचो आंख पे पट्टी बांध के जंगल में घूम रहे तो पेड़ से टकराएंगे ही। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब मूव करके जाता है तो पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्या कम होती है? उसकी स्पीड कम हो जाती है। बहुत उड़ रहा था तो उड़ना बंद कर देता है। तो जैसे स्पीड कम होती है तो स्पीड कम होती है, इसका मतलब करंट का जो जनरेशन है, जो करंट जनरेट होता है, वो करंट का जनरेशन कम हो जाता है। तो भैया अगर करंट का जनरेशन कम हुआ तो आप बताओ, करंट जनरेशन कम हुआ तो करंट का कम होना, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट होना। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी निकल के आती है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इसकी डिफिनेशन लिख लो, सिंपल सी डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डिफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डिफिनेशन आप यहां से लिख लें, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। मतलब मैंने जो बताया कि जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हुई है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्ट करते हैं मूव करना तो कोलिजन होता है पॉजिटिव आयन से। अब सोचो अगर पॉजिटिव आयन से कोलिजन होगा युवराज, कोलिजन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, और स्पीड जब डिक्रीज कर जाएगी इसका मतलब करंट का जो जनरेशन है वो कम हो जाएगा, कम करंट जनरेट होगी, और कम करंट जनरेट होगी इसका मतलब क्यों? कोई तो है जो उसको रोक रहा है। कौन है उसको रोकने वाला? वही तो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो यहां से करंट फ्लो होके जाना चाह रही थी, लेकिन यहां से ये रोक रहा है। तो रोक रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है। गॉट इट? ओके नाउ अब देखो रेजिस्टेंस, जैसा कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस की डिफिनेशन तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई से भी बोल सकते हो। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई जो है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। डिफिनेशन तो इसकी यहां से भी बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर देखें, जैसे आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, तो खाते पीते रहे, पढ़ते रहे। R इक्वल टू वी अपॉन आई की अगर बात करें, देखो आप किस तरह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे, ये फार्मूला चेंज हुआ, कैसे वो डिपेंड करता है। हमने वहां पे बात कर ली थी क्लास 10th में कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ाओ, जितना बड़ा वायर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, एरिया जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कैसे? उसी की बात करने वाले हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वहां पर देखा था कि एच वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट, देखो नया फार्मूला मिलने वाला है रेजिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक करंट
I इज इक्वल टू हमने पढ़ा NEAVD न्यू, NEAV न्यू, जैसे जो भी याद करो NEAVD। I इज इक्वल टू NEAVD, ये इक्वेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बीच में रिलेशन हो गया। इसके बाद हम एक और फार्मूला हमने पढ़ा था, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या पढ़ा था? देखो आई तो है, कहीं वी नहीं दिख रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हो सकता है हमें वी मिल जाए। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई m इंटू टाउ। यहां से देखो VD इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई m इंटू टाउ। ई का रिलेशन V के साथ, E का रिलेशन V के साथ, तो इंप्लाइज दैट VD इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V बाई L लिख सकते हैं। याद रखो V बाई L लिख सकते हैं, तो M तो है ही, E की जगह V बाई L आ जाएगा इंटू टाउ। फार्मूला याद रखो, E इज इक्वल टू पढ़ा है यार आपने, तो E इज इक्वल टू V बाई L। E की जगह हमने V बाई L लिख दिया, देखो E की जगह क्या आ गया, V बाई L आ गया। अच्छा, अगर इस VD की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में ले जाकर के रखें तो देखो क्या मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इज इक्वल टू NEA और VD की जगह क्या लिखेंगे, EV टाउ डिवाइड बाई ML। हाँ, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अब देखो V अपॉन I और सबको इधर ले आए, ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर, N है E इंटू E स्क्वायर A इंटू टाउ इज इक्वल टू V तो यहीं रहे और I जाएगा तो नीचे चला जाएगा, V अपॉन I। V अपॉन I क्या होता है, V अपॉन I इज इक्वल टू R। इसका मतलब R इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस का फार्मूला मिला, ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर टाउ A। देख रहे हो क्या बात है, क्या बात है, ये फार्मूला मिला। इस फार्मूले की वजह से हम लोग बोलते थे, क्लास 10th में बोलते थे कि भैया और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी से बुरा हाल हो जा रहा है, लेकिन चलिए अपना काम तो करना ही है। R इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर टाउ A। यहां से देखो कुछ चीजें, M क्या है जान लो, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। याद है रिलैक्सेशन टाइम, एक इलेक्ट्रॉन मूव करके जब पॉजिटिव आयन से कोलिजन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कोलिजन कर रहा था, तो उसके बीच में जो टाइम लग रहा था उस टाइम को हम क्या बोल रहे थे, रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे थे। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो पूरे कोलिजन का जो रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज सम है, एवरेज निकाल लो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल दिया जाएगा। तो देखो यहां पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट हो सकता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो सकता है, और E तो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये इसका लेंथ L और इसकी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A। बाकी तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की बात करो, L की और मास की बात करो, N की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो, टाउ की बात करो, ये सब तो कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो यहां से इस फार्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, R इज इक्वल टू देखो MNE स्क्वायर टाउ, ये कांस्टेंट है, ये मटेरियलिस्टिक कांस्टेंट है, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे कॉपर का अगर मान लो वायर होगा तो उसमें MNE टाउ ये अलग होंगे, एल्युमिनियम का होगा तो MNE टाउ अलग होंगे। तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग मास हो जाएगा, उसका अलग अलग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा N और टाउ। तो ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो R इज इक्वल टू इसी को लिखा जाता है टाउ L डिवाइड बाई A। और इस रो को क्या बोलते हैं, इस रो को बोला जाता है, आप इसको नोट कर लें, रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी यहां से जनरेट होती है और ये रेजिस्टिविटी जो आप देख रहे हो यहां पर, इस रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है रो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं,
रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। रो रेजिस्टिविटी, देखो m डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, इसी को ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी भी कंडक्टिंग मेटल की मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, मटेरियलिस्टिक, ओह माय गॉड, तो ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो यहां से रो की वैल्यू आर देखो इस तरह से, इसमें देखो ये तो मान लो कांस्टेंट हो जाएगा। कॉपर के लिए कुछ अलग वैल्यू होती है, एल्युमिनियम के लिए अलग, सबके लिए ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जे तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, अलग अलग मटेरियल की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है। लेंथ और एरिया ये तो चेंज हो सकते हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता था? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ गया और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया। तो हम फैक्टर अफेक्टिंग में जब पढ़ेंगे तो आर इसमें देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसके दो फैक्टर हैं, लेंथ और एरिया। चलो भैया कंडक्टेंस देख लो। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अभी इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो C इज इक्वल टू 1/R लिख सकते हैं, सिंपल सा फार्मूला। और इसके बाद इसकी यूनिट आ जाएगी 1/ओम, या इसको ओम इनवर्स लिख सकते हो, या ओम का महो भी तो लिखा जाता है, MHO। जैसे ओम लिखते हो ना, वर्ड का भी उल्टा इसको लिखा जा सकता है, महो। ओहो, अच्छा इसके बाद कंडक्टेंस के बाद एक और है कंडक्टिविटी। छोटा सा पॉइंट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसका सिंबल जान लो भैया पहले, सिग्मा। ठीक, कंडक्टिविटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी मींस सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ लिख सकते हैं। तो देखो इस तरह से रो इज इक्वल टू RA/L था, तो उसकी यूनिट निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो ये दो छोटे छोटे और पॉइंट थे। इसके बाद अब देखो हमने पढ़ा क्या, R इज इक्वल टू जो फार्मूला पढ़ा, R के लिए, रो के लिए और C के लिए और सिग्मा के लिए। तो इन चारों पैरामीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए गर्मी बहुत है लेकिन बढ़ना है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्वेश्चन है हमारा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज R। एक L लेंथ का कंडक्टर है जिसका एरिया A है, उसका रेजिस्टेंस R है। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इफ इट्स लेंथ इज डबल, अगर इसकी लेंथ को L से 2L कर दिया जाए एंड इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया जाए, A का A/2 कर दिया जाए, देन फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? तो कोशिश करें सॉल्व करने की, कोशिश करें, क्योंकि सबको पता है ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मोटिवेट रहें, खुद को हमेशा मोटिवेट करें। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको मेरी वो लाइन याद होगी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, रहते हैं खामोश अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी अपने आप को डिमोरलाइज ना करें। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, जो फेस है इस समय चल रहा है, इसमें भी होता है कि यार क्या होगा लाइफ में, क्या आगे नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो इस सबको भी अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए सोचो, उसके बाद फिर नेगेटिविटी,
क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा कोई आपका नहीं है। तो सेल्फ, मैं बार बार बोलता हूं, आपके अलावा इस दुनिया में कोई आपका नहीं है। आपकी खुद की वैल्यू होगी, आपकी खुद की वैल्यू होगी तभी लोग आपको वैल्यू देंगे। तो अपने लिए काम करो, अपने लिए कर्म करो, जो भी करोगे खुद के लिए करोगे। तो करना स्टार्ट करो, नहीं तो लाइफ जब करना स्टार्ट करेगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। पूरी लाइफ में एंजॉय करना। ऐसे ऐसे लोग मिलते, लगता है यार बहुत ही अच्छा बंदा है, मज़े आ रहे लाइफ में, ये पहले क्यों नहीं मिला। लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद ये लगता है यार ये क्यों मिल गया था, ये क्यों मिल गया था। तो ऐसी बातें ना आए, सही डिसीजन सही समय, और आपका जो वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ एक्शन है, वो सही होना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, तो यहां से सोच लो इसका रेजिस्टेंस R है, तो R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। पहली कंडीशन में अगर इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, मींस L डैश इज इक्वल टू 2L, और इसकी एरिया को A डैश इज इक्वल टू A बाई 2 कर दिया गया। वाह, आधा कर दिया गया। ओह माय गॉड। देन फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो इसका न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। सोचो, सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया को, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं की गई। अगर ये कॉपर किसका था, कॉपर का था या एल्युमिनियम का था या किसी का भी था, जिसका भी था भाई, उसमें कोई चेंज, उसकी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं किया गया। अगर मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं किया गया तो रो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रो जो यहां है वही रो यही रहेगा, ये रोता रहेगा, रो L डैश बाई A डैश। तो यहां से वैल्यू रख दें, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश हो जाएगा 2L डिवाइड बाई A बाई 2 इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा 2 रो L बाई A। सोचो, रो L बाई A की जगह क्या लिख सकते हैं, रो L बाई A की जगह R लिख सकते हैं। तो अपना जो नया रेजिस्टेंस आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स। तो लेंथ को इंक्रीज करने से, सबको पता है लेंथ को जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और जब एरिया को डिक्रीज करते हैं तब भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया। लेंथ इंक्रीज करो, एरिया कम करो, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑल द एजेस ऑफ ए ब्लॉक विथ पैरेलल फेसेस आर अनइक्वल। ऑल द एजेस ऑफ ए ब्लॉक, तो ये क्वेश्चन है, ऑल द एजेस ऑफ ए ब्लॉक विथ पैरेलल फेस आर अनइक्वल। Its longest edge is 4 times of the shortest edge. Find the ratio of the maximum to the minimum resistance of the parallel faces. All the edges of a block. एक ब्लॉक कुछ ऐसा है, क्यूबॉइड है, मीन्स हमारे पास ये जो क्यूबॉइड है कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, आज मेरे दिल में क्या। देखो कुछ इस तरह से कि जैसे मान लो ये इसकी लेंथ हो गई L और ये इसकी विड्थ हो गई B और ये इसकी हाइट हो गई H। क्वेश्चन में कुछ कहा है, क्या कहा है, लॉन्गेस्ट एज और एन इक्वल इट्स लॉन्गेस्ट एज इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट एज। मतलब शॉर्टेस्ट एज इसका ये, तो L बाई B इज इक्वल टू 4 मीन्स L इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B। L जो है इसका लॉन्गेस्ट एज है, जो 4 टाइम्स इसके शॉर्टेस्ट एज से ज्यादा है। तो देखिए, देखो एक चीज इस क्वेश्चन में समझ लो। सबसे पहले अगर हम इसकी एरिया लेते हैं, L इंटू B लेते हैं, अगर ये एरिया ले रहे हैं तो लेंथ कौन सी होगी, जैसे 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 कहाँ गया यार, ये रहा। जैसे देखो
यहां पर ये L और ये B, अगर L इंटू बी कर रहे हैं, अगर इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया को पीछे तक कितनी दूर तक ये गया, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो इसके लिए यहां पर जब आप R1 फाइंड करेंगे, रो L, R इज इक्वल टू जो फार्मूला रो L बाई A है। अब यहां पे सोचो एरिया अपनी कितनी आ रही है, A1 इज इक्वल टू L इंटू बी लिख रहे हैं। तो अगर ये एरिया लेके हम पीछे चल रहे हैं तो कितनी दूर जा रहे हैं, h दूर जा रहे हैं। तो ये जो हाइट है, एरिया इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R1 फाइंड करो, रो L की जगह क्या आएगा, कितनी लेंथ की हम बात करेंगे, ये एरिया कितनी जा रही है, h जा रही है, तो रो h डिवाइड बाई एरिया की जगह क्या लिखेंगे, L इंटू बी। ये बात समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा दूसरा समझ लो, अगर हम दूसरी जो एरिया लें, A2 की बात कर लें, A2 इज इक्वल टू इस फेस की एरिया ले लें, जैसे मान लो कि ये था, ये L इंटू बी हो गया। अब इसके बाद B इंटू एच की बात करें, B इंटू एच की बात करो, तो B इंटू एच हो गया अगर, तो B इंटू एच, ये अगर एरिया आपके पास है तो ये एरिया पीछे वाली एरिया है, तो कितनी लेंथ तक है, L लेंथ तक है। इसका मतलब इस बार L लेंथ की जगह क्या यूज होगा, L ही यूज होगा। तो R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो L डिवाइड बाई BH लिख सकते हैं एरिया की जगह। ऐसे ही A3 क्या होगा, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब सोचो H इंटू L हो जाएगा, H इंटू L हो जाएगा। तो R3 रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, रो, अब H इंटू अगर L हो गया तो उसमें सोचो H इंटू L, तो इसकी जो विड्थ है B की वैल्यू उसकी लेंथ हो जाएगी। ये पार्ट ले लो, H इंटू L, H इंटू L, तो ये पीछे कितनी B तक है, तो रो इंटू B डिवाइड बाई HL। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए थी। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन था। अब ये जानना है कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, किसकी एरिया सबसे ज्यादा। देखो L की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना, L की वैल्यू यहां पर सबसे ज्यादा है। अगर L की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सोचो तो यहां पर L इंटू बी अगर किया गया है, तो L इंटू बी अगर करेंगे तो ये वैल्यू तो मुझे नहीं लगता, अगर सोचो ये रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन यहां पर दूसरे केस में देख लो, रो L डिवाइड बाई बी इंटू एच लिखा गया है। अब सोचो रो L ऊपर है, B इंटू एच दोनों ये नीचे हैं, तो B इंटू एच अगर नीचे हैं तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रहा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, B भी कम हुआ है और H भी कम है, L ज्यादा है, तो इसको जब डिवाइड करोगे ये एरिया क्या होगी, सबसे कम होगी, B इंटू एच वाली एरिया सबसे कम होगी। तो देखो यहां ये जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस और सबसे कम रेजिस्टेंस कहां पर होगा। अब आपको पता है जिसकी एरिया सबसे ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, एरिया सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस सबसे कम। तो देखो सबसे यहां पर अगर H इंटू L की बात करें, H इंटू L की अगर हम बात करें तो H की ये B सबसे कम है और L सबसे बड़ा है। यहां पर H जो है, H क्या है बोला गया है, ये बीच वाली वैल्यू है और ये L, तो इसका जो एरिया होगा ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये एरिया, ये H इंटू L वाली जो एरिया है सबसे ज्यादा एरिया हो जाएगी, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये सबसे कम आएगी, मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम का आपको बताना था, ये बीच में आ रहा है, तो मैक्सिमम हो गया आपका R2 और मिनिमम हो गया R3। तो मैक्सिमम और मिनिमम को अगर हम फाइंड करें तो R2 बाई R3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो L की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने रिलेशन बताया था, L इज इक्वल टू 4B लिख सकते हैं। देखो 4 टाइम्स कहा था, तो रो L डिवाइड बाई BH डिवाइड बाई रो B डिवाइड बाई HL। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो रो से रो कैंसिल करेंगे, कर दिया, बहुत अच्छे। अब देखो क्या कुछ और कैंसिल हो रहा है, पता नहीं, ये ऊपर जाएगा, अच्छा H से H कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया ये L स्क्वायर डिवाइड बाई B स्क्वायर। तो भाई L स्क्वायर, L की जगह क्या लिख सकते हैं 4B, तो 16B स्क्वायर डिवाइड बाई B स्क्वायर।
L की जगह 4b, तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया 16:1। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा, और एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं आज के टॉपिक पर बेस्ड, जो है प्यारा सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें कि कह रहे हैं फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम फाइंड करना है बिटवीन कोलिजन एंड फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कॉपर एट रूम टेम्परेचर। मतलब रिलैक्सेशन टाइम फाइंड करना है, फ्री पाथ फाइंड करना है एंड फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर एट रूम टेम्परेचर। हमें वैल्यू बहुत सारी गिवन है, देखो गिवन जो वैल्यू है वो बहुत सारी है। क्या क्या है, कॉपर रो, रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी कॉपर 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, देखो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू होती है, मैंने पहले ही बताया एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर इस चैप्टर में जो भी एन आएगा वो एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा कि पूरे वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से इसकी आप यूनिट देखेंगे किस तरह से पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब लिखा होगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि 8.5 इंटू 10 टू द पावर 8 पर मीटर क्यूब, ज्यादा नहीं सोचो। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में हमने पढ़ा था। आइए यार में पानी कैसे हो जाता है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर हम फार्मूला यूज करें कि रो इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला पढ़ा m डिवाइड बाई n ई स्क्वायर टाउ। हमें फाइंड क्या करना है, रिलैक्सेशन टाइम फाइंड करना है। हमें मास पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ओके, एंड ई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पता है, डेंसिटी और ये रेजिस्टिविटी पता है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा ना m डिवाइड बाई n ई स्क्वायर रो। वैल्यू पुट करो, आंसर पा जाओ सिंपल सा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 डिवाइड बाई n के कितना दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू ई स्क्वायर मीन्स 1.6 10 टू द पावर -19 ऑफ होल स्क्वायर। देखो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी तो सॉल्व हो जाता है। रो की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। फाइनली जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो टाउ की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो मैं आपको सीधे बता देता हूं। आंसर जो दिया हुआ है, टाउ की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2.5 इंटू 10 टू द पावर -14 सेकेंड आ रही है। इसके बाद आपको फाइंड करना है मीन फ्री पाथ, मतलब डिस्टेंस। कोलिजन के पहले वो जितनी डिस्टेंस कवर करता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मीन फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर फ्री पाथ, डिस्टेंस मतलब फ्री पाथ, कॉमन सेंस यूज करके, और यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम टाउ। हो गया कॉन्सेप्ट। तो फ्री पाथ फाइंड करने के लिए हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है। कितना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4, और रिलैक्सेशन टाइम हमने फाइंड कर लिया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -14। फाइनली इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आंसर है आपका 4 इंटू 10 टू द पावर -18 मीटर, 4 इंटू 10 टू द पावर -18 मीटर। तो इस तरह से रिलैक्सेशन टाइम या हुआ या आपका मीन फ्री पाथ हुआ, उस टाइप के भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो आप इसका नोट्स कंप्लीट करें, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।